सोचो, आज से हजारों साल पहले यहाँ पर लोग रहा करते थे जंगल के बीच में जी। और ये एक सुरक्षित जगह उनको महसूस होती होगी क्योंकि जंगल है तो और कहाँ जाए। जी जी जी। नमस्कार फ्रेंड्स, वीज़ा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय मैं भोपाल से 1 घंटे की दूरी पे भोजपुर मंदिर विजिट करने के लिए आया हूं। आप जानते हैं जिस जगह मैं अभी आया हूं ना, ये 11वीं सेंचुरी का टेम्पल है। जब हम भोपाल में थे तो हमने राजा भोज की बात की थी ना, तो राजा भोज ने यहाँ पर 11वीं सेंचुरी में भगवान शिव का मंदिर बनवाया। और ऐसा बताते हैं कि अंदर जाके जो हम शिवलिंग के दर्शन करेंगे वो हमारे देश का सबसे ऊंचा शिवलिंग है। ऐसा बताते हैं राजा भोज को कुष्ठ रोग हो गया था, तो उनके राजवैद्य ने कहा कि आप 9 नदियों का जल एक साथ लीजिए, मतलब संगम जहां हो रहा हो 9 नदियों का, वहां से जल लीजिए, भगवान शिव का अभिषेक करिए, फिर आप उस जल से नहाइए, आपका कुष्ठ रोग ठीक हो जाएगा। उस समय यहाँ पर 9 नदियों का संगम नहीं होता था, तो कुछ समय लगा 9 नदियाँ आइडेंटिफाई करने में, क्योंकि इस जगह 5 या 6 नदियाँ तो हैं, लेकिन दूर से नदियों का रास्ता बनाया गया और उसके बाद यहाँ पर एक डैम खड़ा किया गया। ये मैं आपको 1010 की बात बता रहा हूँ। फिर वहाँ पर जब 9 नदियों का जल एक साथ आ गया, वहाँ से जल लाया गया। टेम्पल जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई, यहाँ पर शिवलिंग का स्थापना हुई। जब हम अंदर जाके देखेंगे तो शिवलिंग पे राजा भोज ने वही जल इस्तेमाल किया और जो 9 नदियों का जो जल था उससे स्नान किया, तो राजा का कुष्ठ रोग ठीक हुआ। ऐसा यहाँ पर सब लोग बताते हैं। चलिए अब हम अंदर चलेंगे। टेम्पल एंट्रेंस के जस्ट बाहर अभी जिस मूर्ति के हम दर्शन कर रहे हैं ना, इसमें ये वाला जो हिस्सा है ये भगवान शिव है और इसी मूर्ति के आधे हिस्से में भगवान विष्णु हैं। यहाँ पर नीचे आप नंदी के दर्शन कर रहे हैं और थोड़ी सी मूर्ति यहाँ नीचे से डैमेज है, राइट साइड से। देखिए, अभी मैंने जिस विशाल शिवलिंग के दर्शन करे हैं और आपको करवाए हैं, आप जानते हैं इसकी हाइट कितनी है? जो हिस्सा भी हम देख पा रहे हैं ये है 7.5 फुट ऊंचा, और जो हम नहीं देख पा रहे यानी इसके नीचे जो है हिस्सा वो हाइट है 14 फुट, यानी टोटल हो गया 21.5 फुट। हमारे देश का सबसे ऊंचा शिवलिंग है ये। और पीरियड में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कब इस मंदिर का निर्माण हुआ, 1010 से 1055 के बीच में। तो कितनी पुरानी बात में अभी हम बता रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं। ऊपर की तरफ किस प्रकार से स्टोन पे कार्विंग किया गया, ये पूरा का पूरा जो आप स्टोन देख रहे हो सारा सैंड स्टोन है। अब हम इन पिलर्स को देखते हैं। हर पिलर के पीछे 3 पिलर और हैं। इतने सारे पिलर इस वजह से लगाए कि ओरिजिनल प्लान था कि यहाँ पर 3 मंजिल बनाई जाएंगी, लेकिन उस पीरियड में ना सोमनाथ पे अटैक हुआ और ऐसा कहते हैं कि इस वजह से यहाँ पर काम को रोक दिया गया था। आगे की 2 स्टोरी नहीं बनाई गई। आप एक और चीज़ पे ध्यान दीजिए, इधर अक्षर देखिए श्री लिखा हुआ है ना, तो बनाने वालों ने अपने नाम के एक अक्षर की छाप छोड़ दी है यहाँ पर। ये ल लिखा हुआ है। ऐसा हर स्टोन पे एक अक्षर है। इस स्थान के बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता। आज की डेट में मैं ये कहूँगा कि सेंट्रल इंडिया में तो अवेयरनेस है, लेकिन थोड़ा सा हम दूर चले जाएंगे तो अवेयरनेस नहीं है। लेकिन अब हमारे वीडियो के माध्यम से जिनको नहीं पता उनको मालूम चलेगा कि हिस्ट्री क्या है और आप किस स्थान पे आके यहाँ पर दर्शन कर रहे हो। अति उत्तम, बहुत बढ़िया। आइए बाहर की ओर चलेंगे। अभी मैं थोड़ा बाहर की तरफ आ चुका हूं। अब हमारे को यहाँ से ना भीमबेटका रॉक शेल्टर विजिट करने जाना है। वहाँ तक पहुँचने में हमें आधा घंटा से 40 मिनट का समय लगेगा। 12:30 बजे का टाइम ऑलरेडी हो चुका है। आमतौर पे तो टूरिस्ट भोपाल को बेस बना के यहाँ विजिट करते हैं, भीमबेटका जाते हैं और लौट कर शाम को भोपाल चले जाते हैं। हमारी तरह अगर किसी को पचमढ़ी जाना होता है तो वो लोग ये रूट को लेते हुए, मतलब दर्शन करते हुए पचमढ़ी भी चले जाते हैं।
जैसा जिसका टूर प्लान हो। चलिए अब हम यहाँ से चल रहे हैं। यहाँ पर आके मेरे को वाकई में बहुत अच्छा लगा। हम भीमबेटका रॉक शेल्टर विजिट करने के लिए पहुंच गए हैं। रवि जी हमारे साथ हैं। आप सांची के रहने वाले हैं और अच्छी बात ही होगी, हमारी आपसे कल बात होगी तो आपने उतना समय अपना जी थोड़ा आज फ्री रखा जी। हम लोग भीमबेटका के अंदर एंट्री ले रखे हैं। तो ये भीमबेटका का फर्स्ट पार्ट है, जैसे हम लोग कहते हैं वेलकम गेट ऑफ भीमबेटका। इसकी जो नेचुरल बनावट है सभागृह ऑडिटोरियम की तरह लगती है, इसलिए इसको वाकनकर जी ने इसको सभागार ऑडिटोरियम का नाम दिया है। मानव ने समर में समर से बचने के लिए, रेनी सीजन में रेन से बचने के लिए इन गुफाओं शेल्टर का यूज़ करा है। और ये पूरा फॉर्मेशन ऑफ रॉक पूरा नेचुरल है, बैलेंसिंग स्ट्रक्चर से, जीरो ग्रेविटी का आधार रखा हुआ है। इस तरह की पेंटिंग्स से यहाँ पर बनाई गई हैं जिनको आदि मानव पीरियड से लेके आदिवासी पीरियड तक का कहा जाता है। तो यहाँ पेंटिंग बनाने का 3 टाइप्स ऑफ आर्ट बिल्ट हुआ। मध्य प्रदेश का काफ़ी पॉपुलर आर्ट है गोंड आर्ट, बिहार के मधुबनी और महाराष्ट्र का वारली आर्ट से कंपेयर कर सकते हैं। तो जैसे आप बीच में देख रहे हैं, ये ह्यूमन बीन के लेफ्ट हैंड का फोकस किया, क्योंकि राइट में थंब है तो ऐसा प्रतीत होता है कि लेफ्ट को रखकर राइट से ड्रॉ किया गया है। ऊपर डियर के फिगर हैं, बुल का फिगर है, पिकॉक का फिगर है, राइट में ये टाइगर का फिगर है। किस तरफ को? ये वाला। हाँ, जैसे अभी हम लोगों ने वेलकम गेट ऑफ भीमबेटका के अंदर एंट्री लिया है, इसके बाद में जू रॉक में हम लोग जा रहे हैं। जू रॉक एक ऐसा शेल्टर है जिसमें अलग अलग एरा के 550 रॉक पेंटिंग्स हैं। ये जो केव्स है ये ओपन द लॉइन माउथ की तरह दिखाई देता है, और ये वो स्थान है जहाँ पर स्थानीय आदिवासी लोगों का विश्वास है कभी यहाँ पर भीम बैठा करते थे, तो ये भीम के बैठक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने यहाँ पे ना नंबरिंग भी की हुई है, रॉक शेल्टर नंबर 4 तक हम आ गए हैं। अच्छा, ये बड़ी सी चट्टान की नीचे की तरफ ना बड़ी सारी एनिमल फिगर्स हैं जी। मेरे को इनको देख के ना याद आ गया, मैं राजस्थान में बूंदी गया था जी। कभी गए हैं बूंदी? नाम सुना हुआ, मेरा जाना नहीं हुआ। कोटा के पास है। हाँ जी। बूंदी गया था तो वहाँ पर हम किसी के साथ ऐसे रॉक शेल्टर्स विजिट करने गए जी। उन्होंने हमें कुछ लास्ट टाइम इस प्रकार की एनिमल फिगर्स दिखाई थी जी। वहाँ उतनी ज़्यादा नहीं थी, ये तो भरी हुई है पूरी जी। टोटल कितनी होगी है? टोटल 453 बताया जाता है। सिर्फ इतने से पोर्शन में? इतने से पोर्शन में ओवर द लैप है। अच्छा। जनरेशन टू जनरेशन। सो लुक एट द टॉप, मैमथ के समान लॉन्ग टस्क एलिफेंट, पीरियड ऑफ अपर पैलोलिथिक, 28,000 BC। एलिफेंट है, एलिफेंट के ऊपर हंटर बैठा है, स्टोन टूल्स लेके शिकार करने को जा रहा है। उसके पैरेलल में स्पॉटेड डियर, द पार्ट ऑफ डियर, चीतल, लेपर्ड, एलिफेंट, बफेलो, डियर, बारहसिंगा। उसके बाद में इन द मिडिल मेसोलिथिक पीरियड में अर्ली पीपुलिजन पैट एनिमल यहाँ फॉर्मिंग स्टार्ट हो रहा है। राइट वन में एक हंटर है, टूल्स लेके शिकार करने को जा रहा है, और नीचे की तरफ में रेड कलर में हॉर्स के पिक्चर्स हैं। हाँ, मुझे लगता है ऐसा बनाने का उनका पर्पस ये हो सकता है कि आगे मान लो बच्चे हैं, उनको सिखाना चाहते हो कि न्यू फ्रेंडली है। right. तो एक तरह से उनको सिखाने के पर्पस से बनाते होंगे। राइट, उनको सिखाने के लिए पर्पस से बनाते थे, क्योंकि ह्यूमन के पास कोई कम्युनिकेशन का भाषा नहीं था। आने वाले शेल्टर्स में भी हम लोग केव पेंटिंग देखने वाले हैं। अभी हम लोग वाइट और रेड की तरफ फोकस किया, आने वाले शेल्टर्स में ग्रीन और येलो की पेंटिंग्स भी हम लोग देखेंगे। वाइट और रेड मतलब वो जो वाइट में हाँ जी, वाइट में लाइमस्टोन का इस्तेमाल किया गया है, रेड में एनिमल ब्लड है, और ग्रीन और येलो में फ्लावर्स और लीव्स कलर्स हैं। तो आपका मतलब है कुछ देर पहले जो हमने पेंटिंग देखी थी हॉर्सेस की, वो एनिमल ब्लड प्लस सॉफ्ट ग्रिस्टोन हेमेटाइट ऑकर। सोचो, आज से हजारों साल पहले यहाँ पर लोग रहा करते थे जंगल के बीच में जी, और ये एक सुरक्षित जगह उनको महसूस होती होगी, क्योंकि जंगल है तो और कहाँ जाए। जी।
ये नंबर 15 जो शेल्टर्स है, इसकी जो नेचुरल बनावट है, लुक्स लाइक ए स्नैकहुड, शेष नाग की फन की तरह इसकी बनावट है। वैसे वाकई अगर मैं अभी तो हम बहुत पास आ गए हैं, लेकिन अगर दूर से देखेंगे ना तो ऐसा ही लगता है, बिल्कुल ब्यूटीफुल। और इनके इनसाइड में काफ़ी बड़े साइज के एनिमल का फिगर है। ये सामने लाल रंग में, दिस इज द लार्जेस्ट पेंटिंग इन द वर्ल्ड, 3 कंट्री में, फ्रांस, स्पेन और इंडिया में। हाँ तो 1 मीटर का बिगेस्ट वाले एनिमल है। 6900 BC, 8900 वर्ष पूर्व का है। ब्यूटीफुल हॉर्न, बिग साइज बॉडी, बैक साइड टेल। ऊपर से एनिमल की बॉडी बाइसन की तरह लग रही है, बट बड़े साइज के मुंह का थूथन और छोटे पैर जंगली सुअर से मैच कर रहे हैं। जैसे आप जानते हैं जंगली सुअर के सींग नहीं होते और बाइसन का ऐसा मुंह नहीं होता, तो ये 2 in 1 है। तो इसको बरहा का नाम दिया गया है। वाइल्ड बोर अर्ली पीपल के ऊपर अटैक कर रहा है, अर्ली पीपल हेल्पलेस है। हाँ, वो देखो अटैक हो रहा है। हाँ जी, ब्यूटीफुल। ये शेल्टर नंबर 14 में 2800 BC, 4800 वर्ष पुराने पिक्चर्स हैं। ये जो बॉडी है एलिफेंट का पिक्चर्स है, पर बॉडी का जो स्ट्रक्चर्स है, चूंकि आपका गॉन्ड आर्ट्स है तो लुक्स लाइक राइनो की तरह दिखता है। तो वो आपके गॉन्ड आर्ट में रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्किल का उपयोग करने के कारण आपको ये राइनो की तरह दिखाई दे रहा है, पर ये एलिफेंट का पिक्चर्स है, क्योंकि राइनो यहाँ कभी थे नहीं। राइनो ओनली नॉर्थ ईस्ट आसाम की तरफ में। शो शेल्टर नंबर 11 के जो पिक्चर्स हैं फाइटिंग से रिलेटेड हैं। बेसिकली अर्ली पीपल का जो लाइफ था, नेचुरल लाइफ था, जंगल लाइफ था, ओनली डिपेंड हंटिंग। बट आफ्टर सिविलाइजेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ होने लगा, छोटे छोटे ग्रुप्स कम्युनिटी में डिवाइड होने लगे, तो थोड़ा बहुत आपस में फाइट करने लगे। तो 7th century AD के हैं, 1300 वर्ष पुराने पिक्चर्स हैं। वाइट कलर में हम लोग देखते हैं एक सैनिक ने सरेंडर करा, दोनों हाथ ऊपर हैं। एक जो सैनिक एलिफेंट के ऊपर बैठकर स्पीयर्स के द्वारा अटैक कर रहा, 2 सैनिक बीच में फाइट कर रहे हैं। नीचे की जितने भी पिक्चर्स हैं फाइटिंग से रिलेटेड है, लेकिन फिगर ओवर द लेफ्ट सुपर इम्पोजिशन से व्हाइट कलर के पिक्चर्स हैं। व्हाइट के ऊपर आने वाली जनरेशन से रेड कलर से डेकोरेट किया है। सर शेल्टर नंबर 7 की जो पेंटिंग्स हैं, इनकी जो बनावट है लुक्स लाइक के वारली आर्ट, ठाणे पालघर महाराष्ट्र। हॉर्स हैं, हॉर्स के ऊपर हंटर बैठे हुए हैं, डिफरेंट टाइप्स के वेपन्स यूज करते जा रहे हैं। दिस इज ग्रुप हंटिंग मेथड यूज इन डेंजरस एनिमल, लायन, टाइगर एक्सेट्रा। इस तरह के जो पैटर्न है वारली में ज़्यादा यूज होता है। और भीमबेटका के जो सैलासरों की पेंटिंग है ज़्यादातर आपको वारली आर्ट से कंपेयर कर सकते हैं। गॉन्ड आर्ट में स्टिक फिगर होते हैं और मधुबनी में ज़्यादातर कंप्लीट फिगर्स होते हैं। तो मधुबनी आर्ट यहाँ पर आके ट्राइबल्स क्यों करेंगे? नहीं, मधुबनी के पूर्वज यहाँ से होकर गए हैं। जैसे महाराष्ट्र का वारली आर्ट, ये महाराष्ट्र का पार्ट नहीं है, लेकिन एक समय ये कॉमन लैंड था, जैसे हम लोग गोंडवाना लैंड बोलते थे। तो ये आपका गोंड, कोरकू, सहरिया, बैगा जो आदिवासी लोग थे, आगे जाके देखिए वर्तमान में मध्य प्रदेश में सिर्फ गोंड आदिवासी हैं, लेकिन महाराष्ट्र में कोरकू ज़्यादा है। लेकिन कोरकू का प्रारंभ भी यहाँ से इन जंगलों से होकर ही गया है। सर शेल्टर नंबर 6 की जो पेंटिंग्स हैं लुक्स लाइक के इंटरटेनमेंट फिगर्स दिखाई देते हैं, ग्रुप डांस के फीचर्स हैं। ऊपर की तरफ में एक जो व्यक्ति है आदिवासी है, वुड का मृदंग टाइप का स्ट्रूम बजा रहा है, म्यूजिशियन है। बीच के जेंट्स लोग ग्रुप में डांस कर रहे हैं। जिस तरह नॉर्थ ईस्ट आसाम में बिहू डांस होता है, ऐसे यहाँ के गोंड आदिवासी लोग डांस करते थे। ऊपर की तरफ में जैसा हम लोग देख पा रहे हैं 1 फीमेल एंड मेल, ये कपल डांस को डिपिक्ट करता है। तो ये कितनी पुरानी पेंटिंग्स होंगी? इनका जो समय है 7th century BC, 2700 वर्ष पूर्व का समय नापा गया है। भीमबेटका रॉक शेल्टर का विजिट हमारा कंप्लीट हो गया। जब हम आए थे तो हमने यहाँ से एंट्री ली थी, अब रिटर्न जा रहे हैं तो हम इधर से घूमते घूमते आ रहे हैं, लेकिन घूमकर इसी पॉइंट पे आ गए हैं। अगर आपको यहाँ पे आके बढ़िया सी फ़ोटो निकालनी है ना, तो ये सबसे बढ़िया पॉइंट है। आप इधर खड़े हो जाओ या 4 फीट पीछे खड़े हो जाओ तो पूरी ये चट्टान दिखाई देती है और ये जगह दिखाई देती है। मैंने पिछले 2 घंटे में ये देखा है कि ये पूरे जो रॉक शेल्टर्स हैं ना, उनका ये बेस्ट फोटोग्राफी पॉइंट है, ऐसा मेरे को लगा। रवि जी, थैंक यू सो मच जी। और आपके साथ हमने खूब इंजॉय किया जी, चलो बढ़िया। गुड। और अब हमको ना पचमढ़ी जाना है।
पचमढ़ी यहाँ से लगभग 160 किलोमीटर दूर है, 5:30 ऑलरेडी बज चुके हैं। तो इस हिसाब से हमें 8:30 तो तब होंगे अगर हमें डायरेक्ट जाना हो, लेकिन हमें पहले एक होम स्टे जाना है जिसके लिए हमें 10 किलोमीटर का डाइवर्जन लेना होगा। वहाँ पर डिनर करेंगे, फिर हम लोग पचमढ़ी जाएंगे, ऐसा सोच रहे हैं। राइट, चलो रवि जी हम चलते हैं जी, थैंक्स। और जाने से पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ, कभी आप यहाँ पर आएंगे ना तो गाइडेड टूर करना अगर चाहेंगे तो गाइड के साथ आप प्री फिक्स कर लो, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि आमतौर पे ना यहाँ जो भी गाइड्स हैं वो पहले प्री बुकिंग से ज़्यादा चलते हैं, ऐसा रैंडम नहीं। जैसे ताजमहल जाओ तो आपको रैंडम गाइड्स मिल जाएंगे ना, वैसा सीन यहाँ पे नहीं है। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? राइट सर, प्री बुकिंग बेटर है। राइट। चलो अभी फ़िलहाल आपको बाय बाय, सी यू आफ्टर 3 आवर्स। पचमढ़ी के रास्ते पे ना हमने छिंदवाड़ा रोड के लिए डाइवर्जन लिया और एक होम स्टे में आए हैं। हमारे साथ कमलेश भाई और मनोज भाई हैं। ये गांव जहाँ पर अभी हम आए हैं ना, इसको साबरवानी बोलते हैं। मेरे को पहले इसके बारे में नहीं पता था, लेकिन कल मालूम चला तो हमने संपर्क किया तो इन्होंने बोला ठीक है आप आ जाइए लंच के समय, हम आपके लिए लंच बना देंगे। फिर हमें दोबारा बताया कि लंच के समय तो नहीं हो पा रहा, अब डिनर का समय होगा। और फाइनली हम कितने बजे पहुंचे आपके पास? 9:45 बजे। अब 10 बज गए हैं। आते सार इन्होंने मुझे बोला कि ये तूफान का मौसम हो रहा है तो आप एक काम करो, मेरे साथ चल के ना बाहर कुछ होम स्टेज देख लो। तब मुझे पता लगा यहाँ इनका अकेले का होम स्टे नहीं, यहाँ बड़े सारे और है। और एमपी टूरिज्म ने यहाँ कितने होम स्टेज बनाए हैं सर? यहाँ 10 होम स्टे बनना है, लेकिन अभी 5 होम स्टे रेडी हो गए हैं और बहुत जल्दी लगभग 1 सप्ताह के अंदर 3 होम स्टे और रेडी होने में। तो 8 हो जाएंगे आपके यहाँ? जी जी सर। ठीक, 1 हफ्ता बोले तो हो ही गया, हाँ, समझो। हो गया सर। तो ये होम स्टेज इन्होंने डेवलप करे हैं और मैं आपको बड़े कम शब्दों में बताऊं जो मैंने 15-20 मिनट इनके साथ जाके समझा। मेरा तो मन हुआ मैं पचमढ़ी का आज का बुकिंग करूं कैंसिल और यहीं पे रात को रह जाऊं। कमलेश भाई, सबसे पहले आपको धन्यवाद, आपने हमारे लिए इतना कुछ तैयार कर दिया। तो जो मैं समझा हूं ये है जी आलू और फली की सब्जी, ये है तुअर दाल, ये आपने बताया चने और फांग की सब्जी है। जी सर। ये फांग के पत्ते हैं? एक बेल होती है सर, भांग की एक बेल होती है। अच्छा। जी जी, उस पे पत्ते लगते हैं, उसको हम चना में मिक्स करके और बनाते हैं, तो इसको बोलते हैं हम फांग की भाजी। फांग की भाजी जी, पौष्टिक रहती होगी? बहुत पौष्टिक रहती है सर। ये जी चपाती है जो गेहूं के आटे से बनी है। ये बिर्रा की रोटी है। तो बिर्रा की रोटी मैंने चंदेरी में खाई थी, वो बता रहे थे चने को पीस कर बनाते हैं और साथ में उसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा डालते हैं, सेम चीज़ है? जी हाँ जी सर। एक चीज़ और इन्होंने मेरे को इंटरेस्टिंग बताई, ये जो पत्ते आप देख रहे हो, पत्ते मतलब ये सब्जी जो देख रहे हो, ये भाजी है, ये चने होते हैं ना, काले चने, इनके जो पत्ते होते हैं ना उससे ये भाजी बनी है। तो इसको सुखा लेते हैं। ये पत्ते इन्होंने डेमो के लिए हमें दिखा दिए हैं। साथ में ये आम की चटनी है, ये अचार है, और ये क्या है जी? ये सर ठोला बोलते हैं हम गांव की भाषा में, और ये बेसन से बना हुआ है। इसमें बेसन, प्याज, अदरक, लहसुन वगैरह है, और ये पलसा के पत्ते में एक भाप से छुड़े हुए हैं। तो मैं ठोला से ही शुरू करता हूँ। बिल्कुल सही है, आपने तो बड़े तरीके से हमको दिया। ये क्या बाहर इसके जी, ये क्या चीज़ ये है? बेसन है सर, बेसन और प्याज, अदरक, अंदर भी लहसुन। बेसन है? हाँ, पूरा बेसन है सर ये। ऐसे ही खा ले? हाँ बिल्कुल सर, वैसे ही खाते हैं। टेस्ट सही है ओवरऑल। खाने से ना इतना समझ आ जाता है कि स्टीम किया हुआ है, और इस तरह का जो पत्तों में आप स्टीम करते हो इसका भी फ्लेवर इसके अंदर आता है। जी सर, है ना? महक तो आती है ना? जी जी। सही है वैसे। और ऊपर से ये हैवी आइटम है, जो खाने से मुझको ऐसा लग रहा है एक ठोला में 2 लोग खा सकते हैं। हाँ नहीं सर, अब वो तो हम गांव के लोग हैं तो हम तो 4-4 खा जाते हैं। 4-4 ठोला खा ले। शहरों के लोगों के लिए वो नहीं कह सकते कितना पचा पाएंगे। वो हैवी नहीं है सर, लग रहा है नॉर्मली पच जाता है क्योंकि भाप से पका हुआ है। ना तो उसमें तेल है, ना मिर्च है, ना कुछ नहीं है। तेल का इसमें काम ही नहीं। बिल्कुल नहीं है सर। मैं ठीक कह रहे हो। अब बातों बातों में मैंने आधा खा ही लिया ना, पता नहीं चला। वो अंदर वो प्याज और हल्का हल्का मसाले का स्वाद है, बेसन तो पता लग ही रहा है खाते समय। तो फांग की जो सब्जी है ये बिर्रा की रोटी के साथ सही है? हाँ, एक नंबर। अच्छा, ये बिर्रा की रोटी आप जो बनाते हैं ये थोड़ी सी मोटी रोटी रहती है? हाँ, मोटी इसलिए भी रहती है सर क्योंकि हम चूल्हे में सेकते हैं उसको। क्योंकि अगर
गैस में बनाए तो पतली बनती है, सिक जाती है, लेकिन चूल्हे में अगर पतली रोटी सेकेंगे तो वो जल जाती है। कमाल है भाई साहब। जी मैं कह सकता हूँ कि गाँव में बैठकर जिस तरह के आप देसी खाने की उम्मीद कर सकते हो ना, एग्जैक्टली वही है। मेरे लिए नहीं बता पाना बड़ा मुश्किल है कि फांग के पत्तों का स्वाद कैसा है। पहली बार खा रहा हूँ, लेकिन ये मैं ज़रूर बोल सकता हूँ कि चने की जो दाल है ना, उसका स्वाद तो खाते सार पता लग ही जाता है। एकदम नई चीज़ है मेरे लिए। जी। ये बड़ी गजब चीज़ है। ये जो काले चने आपने मेरे को दिखाए, जी। इनके पत्तों की अपनी भाजी बनाई। जी सर। इनके जो पत्ते होते हैं तो उसको आप क्या सुखा के रख लेते हो? जी, सुखा के रख लेते हैं सर, क्योंकि कई बार डिमांड होती है गेस्टों की कि हमको चने की भाजी चाहिए, तो सुखा के रख लेते हैं। और ये जो चने की भाजी है, इसमें आपने क्या डाला है ऐसा जो मुझे इतना स्वाद आ रहा है? उसमें लहसुन वगैरह? हाँ, लहसुन है, अदरक है, हल्की मिर्च है, बस। तेल वगैरह का उसमें कुछ भी वो नहीं है सर। तेल तो आपके खाने में है ही नहीं जी, बिल्कुल। बिल्कुल नहीं है सर। गुड है एकदम। जिस प्रकार का आप गांव में फूड एक्सपेक्ट कर रहे हो, एग्जैक्टली वैसा ही है। जैसे अभी हम आपके होम स्टे में हैं, तो अगर 2 लोग आते हैं, जी। 1 रात रुकते हैं या 3 रात रुकते हैं, उनका पर डे एक दिन के हिसाब से आप क्या चार्ज लेते हो रहने का? एक दिन का चार्ज सर 3000 रुपये है, जिसमें लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट और रूम चार्ज पूरा इंक्लूड है सर। अच्छा, उसमें। तीनों किस्म के टाइप के खाने भी? 2 लोगों के लिए। 2 लोग के? जी सर। सही है। बाकी अगर कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो उसका अलग से चार्ज लगता है सर। अच्छा, जी। यहाँ से पचमढ़ी कितना अंदाज में 40 किलोमीटर होगा? 38 किलोमीटर सर। 38? 38। 10 किलोमीटर रोड तक और आगे 28? बिल्कुल सर। समझ गए। वो कौन सा चौराहे का नाम क्या था जहाँ से हमने टर्न लिया था? मटुकली बोलते हैं सर। मटुकली। जी। तो मटुकली एक तरह से पॉइंट हो गया ना आप समझने के लिए कि मटुकली से हमने टर्न ले लिया आने के बिल्कुल लिए। सर। जी। सही है। तो फिलहाल मैं आपको बाय बाय कर देता हूँ। आज का हमारा एपिसोड यहीं पे फिनिश हो रहा है। तो समय भी काफ़ी हो गया ना, तो मेरे को अब आपके लिए अच्छा नहीं लग रहा कि आप जल्दी सोते हो और हमारी वजह से आज लेट हो कोई गया। बात नहीं सर, अब वो तो चलता रहता है, क्योंकि जब से ये टूरिज्म शुरू हुआ है तो आगे पीछे हो जाता है सोने का। हाँ, अरे फिर भी एक नेचर होता है ना, हैबिट बनी होती है। चलो सही है। फिलहाल आपको यहाँ बाय बाय कर देते हैं। आज के लिए हमारी तरफ से बाय बाय। जल्दी दोबारा मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर योर टाइम। इस जगह ना अशोका फिल्म की शूटिंग भी हुई थी। एक सीन बताता हूँ मैं आपको। करीना कपूर की एंट्री हुई थी ना फिल्म के अंदर, जब लोटा गिरा था, तो वो सीन यहाँ पे शूट हुआ था।